जानते हैं कि विगत माह हमने साहित्य गरिमा पुरस्कार, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं कादम्बरी क्लब इनके संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी की थी और कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया था। और वो प्रथम लॉकडाउन के बाद हमारा फिजिकल कार्यक्रम हुआ था भाइयों और बहनों, और बहुत ही प्रशंसनीय उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आदरणीय अवधेश भाई सिन्हा हमारे दिल्ली से वहां पर उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमारी जो प्रेरणा बढ़ाई थी, जोश बढ़ाया था, वो निश्चित ही काबिले तारीफ था। आज पुनः हम लोग 362वीं गोष्ठी में जूम पर गूगल मीट पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि बार बार हम लोग फिजिकल प्रोग्राम के बारे में अभी इतना जल्दी नहीं सोच सकते हैं, इसलिए आज फिर से हम लोग गूगल मीट पर उपस्थित हुए हैं। आज की गोष्ठी में हम सहर्ष स्वागत करते हैं सभी हमारे साहित्यकार बंधुओं का, बहनों का। हम शुभ्रा महतो जी से सादर निवेदन करते हैं वे अपनी सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हम किसका नाम चयनित करें? आप जो कहें वो वैसा करें। जी शुरू करें मीना जी। नमस्कार। हाँ करते हैं, करें शुभ्रा जी। हाँ स्वागत है दर्शन जी, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरू कर रही हूँ मैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके, धन्यवाद मीना जी। नमस्कार आप सबको। नमस्ते दी। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्वं देहि नमस्तुते। वीणावादिनी वरदे वीणावादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वीणावादिनी वरदे काट अंधोर के बंधन सर काट अंधोर के बंधन सर महाजननी ज्योतिर्मय निरझर महाजननी ज्योतिर्मय निरझर कलुष भेद तप हर प्रकाश भर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग करे दे वीणावादिनी वरदे नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलदमंद्र रव नवल कंठ नव जलदमंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव नभ के नव
विहग वृंद को नव पर नव स्वरि दे वीणा वादिनी वरि दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरि दे वीणा वादिनी भरि दे। बहुत बढ़िया जी। निशी कुमारी है हमारे साथ अतिथि के रूप में, और अध्यक्षता के लिए आदरणीय दीदी विनीता दीदी से अनुरोध कीजिए। वो जब तक बैठ सकती है ठीक है, नहीं तो सुनती रहती है। ठीक है, ठीक। प्रथम सत्र की अध्यक्षता दीदी करेंगी। ठीक। नमस्कार निशी कुमारी जी, स्वागत है विनीता आंटी, स्वागत है आशीष नैथानी जी, नमस्कार सभी को। आशीष भी आ गया है, बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के विशेष अतिथि आशीष रहेंगे। चलिए अच्छी बात है। हम आदरणीय हमारी वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय विनीता जी शर्मा जी से निवेदन करते हैं, प्रथम सत्र के लिए कृपया आप अपनी अध्यक्षता हेतु स्वीकृति प्रदान करें। स्वागत है विनीता दीदी आपका। ऋषि जी अवश्य आरंभ कीजिए। ऋषि जी आपका स्वागत। सभी लोगों को सादर नमस्कार। रमेश भाई को, विद्या बहन को, और जिस किसी को नहीं जान पा रहे हैं, मीना माता जी, और सब पहचान में आएंगे धीरे धीरे, लेकिन सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम जी। तो बधाई हो। मैं तो बस योग्य नहीं हूँ, सुनने में क्या जा रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया विनीता जी, आपकी उपस्थिति हमें बहुत ही अपना एक प्रेरणा देती है, मनोबल प्रदान करती है। आइए आशा जी, आपके प्रथम सत्र में आज हम दिनकर जी जिसमें प्रवीण प्रणब भी बाहर है और वहाँ से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण भाई आपका भी। तो आज के इस प्रथम सत्र में दिवस की बात की बात हो, हम आदरणीय कुमार जी सिन्हा के साथ भी उनके विचार जानेंगे, श्री प्रवीण जी के भी विचार जानेंगे, आदरणीय अहिल्या मिश्र जी के भी विचार जानेंगे। इससे पूर्व हम हमारे क्लब अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी से निवेदन करते हैं, कृपया स्वागत भाषण द्वारा अपने शब्द कुसुमों से ऊपर पटल पर उपस्थित सभी का स्वागत करिएगा। आदरणीय अहिल्या मिश्र जी। परम आदरणीय श्रद्धेय दीदी विनीता जी शर्मा जी, प्रिय अवधेश जी, आशीष नैथानी जी, और आज निशी कुमारी जी जो पहली दफा हमसे जुड़ी हैं, एवं हमारे सभी आवाज बहुत है आशा जी, थोड़ा आवाज बहुत आ रही है बर्तनों की इसकी। बर्तन की आवाज बंद करो, बोली ना मैं, गेट बंद करो। क्या बोलूं? हाँ अब बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं आ रही, अबे आवाज नहीं आ रही है। उन्हें के गेट बाथरूम साइड के बंद करो। सॉरी, अभी हमारी नौकरानी इसी टाइम पे आती है भाई, मजबूरी है। आप सब लोगों का आदर बंधन। आज हम खास तौर से बिहार प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। हमारे बच्चों के, बेटों के लिए, बेटियों के लिए आज एक व्रत किया जाता है, जीविको पुत्र व्रत। जीमुत वाहन भगवान के नाम से व्रत होती है। वो व्रत निर्जला, कल से हमारी मिथिला की औरतें कल सुबह से बिना एक बूंद पानी पिए आज शाम तक
एक बूंद पानी भी नहीं। यह व्रत जैन समाज में भी होता है। 8 दिन का उपवास, 10 दिन का उपवास, गर्म जल पीते हैं। और यह देखें कि यह हमारे बिहार में मिथिला समाज में भी इस तरह के व्रत होते हैं। अर्थात एकादशी एक होता है जो 2 दिन का होता है, और ये एक जितिया है जो जब से नक्षत्र पड़ता है तब से दूसरे दिन तक होता है। और इस व्रत में मैं तो डॉक्टरों की राय सबके डांट से थोड़ी सी सुधार कर ली, लेकिन मेरी बहुरानी पूरी उस व्रत के अंतर्गत चल रही है। मीना जी को मैंने इसलिए नहीं बताया कि परेशान हो जाएंगी, और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों को ये व्रत का महत्व नहीं मालूम है, व्रत के तरीके नहीं मालूम, इसलिए मैंने थोड़ी सी हल्की से इस पर प्रकाश डाल दिए कि इस तरह के व्रत हमारे संस्कारों के प्रतीक होते हैं और हम इसका पालन भी करते हैं। ऐसे समय में भी हमारी कादम्बनी हमारी परीक्षा ले रही है, और हम इस परीक्षा में आपके सामने उपस्थित हैं। उत्तर आप सब लोग के सामने हम लिखेंगे, शायद हम अच्छा लिख पाए। 75% की उम्मीद तो है, उससे ज्यादा की उम्मीद भले न करें। और संजोग ऐसा है कि हमारे प्रवीण जी आज कुछ इस तरह निजी कार्य में फंसे हुए हैं कि उपलब्ध तो हैं, लेकिन हमारे सहयोगी नहीं बन सकते, में समर्थ नहीं हो पा रहे। चलिए, कादम्बनी की यात्रा तो अथक यात्रा है, रुकने का सवाल ही नहीं है। आप सब लोग हैं, हर आदमी, हर इकाई यहाँ अपना महत्व रखता है, और कादम्बनी इसीलिए अपनी इस यात्रा को आज तक बेरोक चलाती आई है। तीसरे रविवार कुछ भी हो जाए, कादम्बनी की यात्रा इधर से उधर नहीं होती, नहीं चलती। और इसमें किसी एक का योगदान नहीं है। हर वह व्यक्ति जो कादम्बनी क्लब का सदस्य है, जो कादम्बनी से अपने जुड़ाव महसूस करता है, जो कादम्बनी के प्रति समर्पण महसूस करता है, हर उसका योगदान है। और ये 28 वर्षों की यात्रा पूरी करके 29वें वर्ष में तीसरे महीने में हम चल रहे हैं। देखते देखते 30 की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। ऐसी यात्रा के सभी पथिकों को नमन, ऐसे यात्रा के सभी यात्रियों को प्रणाम। और बस एक ही अभिलाषा है, ये यात्रा इसी तरह ये कांवर चलता रहे, ये यात्रा जारी रहे, और साहित्य के कांवर को हम कांधे से ढोते हुए हम इसे निरंतर बढ़ाएं। हम सुन रहे हैं आजकल की साहित्य कम है, लेकिन एक और जहाँ विनीता दीदी जैसे लोग पूरे समर्पण से हमारे बीच हैं, तो दूसरी ओर विनोद अनोखा, संतोष राजा, आशीष नैथानी, प्रवीण प्रणब, दर्शन सिंह, शुभ्रा जैसी परमानेंट हमारी सरस्वती वंदना करने वाली कादम्बनी कोकिला, नई पीढ़ी में शिल्पी निशी जी आज आ गई है, तृप्ति, और इन सब को जोड़ने वाले हमारे अपने जो अनुशासन, शिक्षा और विषय की गहराई तीनों के समन्वय है। इनसे कई बार बहस आती है, और सबके दौरान बस एक ही बात कहती हूँ, आपकी उपस्थिति कादम्बनी में जरूरी है। बेचारे उनका घर बन रहा है, बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बेचारगी मेरी दी हुई, उनकी नहीं, उन्होंने खरीदी नहीं है, बल्कि मेरी दी हुई है कि आपको आना है, आपको ये बोलना है, करना है। अय्या फोन में यानी जो है वो जन जन की भाषा बने हुए हैं, और हर एक कोई, और भाषा की एकता से जो है विचारों की एकता और भावों की एकता आती है। मैं इसलिए कह सकता हूँ, उन्नति पूरी कर दिया जब घर उन्नति हुई, निज जाके
देशी निज अभिमानी हो और अभिमानी और वंदनीय वो देश जहाँ के देशी निज अभिमानी वंदता से पर समय दिया। धन्यवाद दर्शन। अब इस विषय पर आदरणीय अहिल्या जी के फाइनल विचार ले लिए जाए। कि हिंदी दिवस पे वो काफी सक्रिय रहती हैं, कई समारोहों में जाती रहती हैं और अथॉरिटी मानी जाती हैं इस विषय पर। आदरणीय अहिल्या जी यदि उपस्थित हों तो आप अपने उपस्थित तो हैं, उपस्थित हैं, लेकिन वही है कि तकनीकी खराबी थोड़ी तकनीकी खराबी नहीं कहेंगे, वाईफाई कमजोर हो गया। नहीं एक पाएंगे? नहीं, बोलेंगी बोलेंगी, अभी बोलेंगी। आप अपना दे दीजिए मोबाइल। जी जी जी। कहाँ गई? हेलो। हाँ, आ गए। हेलो। हाँ, बोलिए दीदी। हाँ बिल्कुल सुनाई पड़ा। हाँ बोलिए। हिंदी दिवस पर आपके विचार। हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है, हाँ, बोलिए। बस आ रही है। तब से ट्राई करते करते ये हालत है। ये जा रहा प्रॉब्लम क्रिएट किए। आप कहाँ तक आई गाड़ी है अवधेश जी? हिंदी दिवस पे। हिंदी दिवस पे अपनी बात रखिए। अच्छा, आप सभी को उससे पहले तो क्षमा प्राप्ति हो कि सारा कुछ अजीब हो गया। हो गया? क्या हुआ? हाँ, किसी का वीडियो ऑन था सर। हाँ ठीक है बोलिए। आप जी संक्षेप में अपनी बात रखिए अहिल्या बहन। हाँ, वही मैं लिंक अब नहीं जुड़ रहा है, कहाँ तक लिंक आई थी बात। हो गया? सबसे पहले मैं आदरणीय विनीता दीदी का स्वागत करती हूँ, निशी मोहन जी का स्वागत करती हूँ, आप सब लोग, आशीष नैथानी जी, आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। और हिंदी दिवस हर जगह होता है, संविधान का उदाहरण दिया जाता है, धारा 352, 351, 349 आदि की बात की जाती है। मैं ये सब कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, हिंदी दिवस एक दिन क्यों, 364 दिन क्यों नहीं? एक प्रश्न मेरा हो। दूसरा है कि हम कहते हैं हिंदी फिल्म में आ गई, हिंदी विश्व बाजार में आने का बढ़ हो है, बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, बहुत सारी बातें होती रहती है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मम्मी सुनाई पड़ रही है। हाँ बोलिए, सुनाई पड़ रही है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या हम सच्चे मन से हिंदी के लिए सद्भावना रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। अब ये बताना हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया, सरकार ये कर रही है, ढेरों बातें। एक और जब हम कह रहे हैं कि हम विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है, दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि व्यापार और वाणिज्य वाले जितने लोग हैं, भारत जैसी बृहद जनसंख्या के देश में अगर उन्हें व्यापार करना है तो उन्हें हिंदी सीखनी है। हमारे टेलीविजन, हमारा कंप्यूटर, सब ने हिंदी सीख ली है, हिंदी की भाषा है, लेकिन क्या हम संपूर्ण भारत में हिंदी को एक स्थान दिला पाए हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी हम विशुद्ध हृदय से अपनी भाषा को सम्मान दे पाते हैं जो इसे मिलना चाहिए? ये सब ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं। एक दिन राजभाषा के नाम पर 14 दिसंबर से लेकर पखवाड़ा महीना करके हम निपट लेते हैं, उसके बाद हिंदी शब्द भी
कम ही व्यवहृत होते हैं, जो राजभाषा से संबंधित लोग हैं। आम लोग जानते हैं कि हिंदी से रोजी रोटी का कोई जुड़ाव नहीं। सरकारी लोग जानते हैं कि हिंदी को प्रमोट कहाँ तक करना है और कितना करना है। कहने और करने में के बीच के जो फासले हैं उसे कम करना होगा। हिंदी जिस तरह स्वतंत्रता के युद्ध में, लड़ाई में हिंदी सर्वोपरि थी और हिंदी वह माध्यम बनी, भाषा बनी जो संपूर्ण देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आवश्यक था, जिसके लिए गांधी जी ने अपने सुपुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा कि जाओ और हिंदी का प्रचार करो। क्या यह जज्बा क्योंकि उस समय जो लोग थे जो हिंदी के प्रचार से जुड़े थे, अधिकतर लोग जिनकी मातृभाषाएं हिंदी नहीं थी, तो क्या उनसे प्रेरणा हमने ली? क्या हमने उस जज्बा को, उस भावना को आगे बढ़ाया? तो आज जरूरत अब ये है कि हम टेक्नोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर यह बहाना बनाना छोड़ दें कि हिंदी में यह सुविधा नहीं है, हिंदी में शिक्षा नहीं है। जापान में क्या है, जर्मनी में क्या है, रूस में क्या है, चीन में क्या है? ये लोग कौन सी अंग्रेजी का सहारा लेते हैं, कौन सी दूसरे देशों की भाषा का सहारा लेते हैं? इन लोगों के पास उन्नति का शिखर क्या इन्होंने नहीं छुआ है? ये उन्नति के लिए बहानाबाजों के लिए मेरा जवाब है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी को आम जन की भाषा है, लेकिन हम वो दर्जा नहीं देते हैं जो इसे मिलना चाहिए। राष्ट्रभाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनेगी, एक कल्पना है, एक सोच है, एक स्वर्ण मारीचिका है। इसे सत्य में बदलना और हिंदी वास्तव में हमारे लिए गर्व की बात बने, यह आवश्यक है। आज सारी बातें, सारी दलील सब पूरे कहना सुनने के बदले हिंदी को माध्यम बनाओ, अपनी सोच का, अपने विचार का। ये बंटवारा छोड़ो, दक्षिण भारतीय ये कहते हैं, उत्तर भारतीय ये कहते हैं, उत्तर भारतीय की ये हिंदी है, दक्षिण भारतीय की ये हिंदी है, यहाँ शिक्षा का ये साधन है, यहाँ त्रिभाषा सूत्र लागू होना चाहिए, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन इन सभी बातों से नुकसान बहरहाल हिंदी का होता है। इस नुकसान से बचाइए, हिंदी को सार्वदेशिक स्तर पर अपनाइए। आज हिंदी दिवस की बात अगर हम करें तो इसकी सार्वदेशिकता की बात होनी चाहिए। भाषाओं के समन्वय, हिंदी वो भाषा है जो हर भाषा को अपने बीच में रख के, अपने चारों ओर रख के बीच में उन्हें लपेटने का, एक सूत्र में बांधने का, एक माला में पिरोने का काम करे, और तभी जाके हिंदी के प्रति हम न्यायपूर्ण व्यवस्था कर पाएंगे या हम न्यायपूर्ण ढंग से हिंदी की बात कर पाएंगे। हिंदी दिवस पर हम इतना जरूर सोचें। हमने देखा है कई सारे व्हाट्सएप मैसेज, कई सारे फेसबुक मैसेज, कई सारे लोगों के भाषण हस्ताक्षर हिंदी में कीजिए। क्या हस्ताक्षर भर कर देने से हम हिंदीवादी भाषी हो जाएंगे, हम हिंदी को के समर्थक हो जाएंगे? नहीं, हृदय से हिंदी को मस्तिष्क से अपनाइए, हिंदी को विचारों से अपनाइए, हिंदी को भाषा के रूप में नहीं, एक देश की अस्मिता के रूप में अपनाइए, देश की उन्नति के रूप में अपनाइए और देश पहचान के रूप में अपनाइए। तभी हिंदी अपना स्थान ग्रहण करेगी। हमारा हर व्यक्ति से एक ही निवेदन है कि हिंदी हमारे देश की शान हो, हमारे देश की जान हो और हमारी पहचान हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, इस तरह बहुत सुंदर दीदी। बहुत सुंदर। तो ये प्रथम सत्र का पहला भाग था। दूसरे भाग में हम दिनकर जी पे आते हैं। तो आदरणीय विनीता जी, मैं विषय प्रवेश रखूं? जी, स्वागत है आपका। ठीक, धन्यवाद। और यदि प्रवीण जी जुड़े हों तो इसके बाद प्रवीण जी बात करेंगे दिनकर जी पर। वो भी तैयार रहें, यदि कहीं भी जुड़े हों तो। मेरे ख्याल से इस समय शायद वो एयरपोर्ट पे हैं। नहीं, फ्लाइट लेट है अभी 40 मिनट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
वैसे तो आप सभी रामधारी सिंह दिनकर जी से अच्छी तरह परिचित हैं, बस सिर्फ एक रीकैप। वैसे तो हिंदी के बहुतेरे साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ दोनों ही पुरस्कार मिले हैं, पर वे दोनों पुरस्कार एक ही विधा गद्य या पद्य में मिले हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ऐसे इकलौते साहित्यकार हैं जिन्हें गद्य संस्कृति के 4 अध्याय के लिए वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया एवं पद्य उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1959 में ही, जिस साल उन्हें साहित्य अकादमी मिला, उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया में आज से 114 वर्षों पूर्व 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 1932 में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में ऑनर्स के साथ स्नातक करने के बाद विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 47 तक संचार विभाग के उप निदेशक रहे। इसी अवधि में रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुई और हुंकार 1938 में और कुरुक्षेत्र 1946 रेणुका में प्रकाशित हुई। हुंकार की रचनाओं से अंग्रेज प्रशासकों दिनकर जी के प्रति सशंकित और चौकन्ने हो गए। बात बात पर कैफियत तलब होने लगी, चेतावनियां मिलने लगी और 4 सालों में उनका 22 बार स्थानांतरण किया गया। 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। यह सुखद संयोग है कि मैं भी उसी कॉलेज का अलुमनाई हूँ। 1952 से 1963 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 1964 से 65 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे और दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुआ। दिनकर जी की कुल 61 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें काव्य विधा पर 34 एवं गद्य के 27। इसमें 2 बाल साहित्य भी शामिल हैं। आयु की विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य का सोच, उसकी परिपक्वता बदलती रहती है और उसी के अनुरूप एक लेखक कवि की रचनाओं के तेवर, उसके स्वर में भी बदलाव आता रहता है। रामधारी सिंह दिनकर भी इससे अछूते नहीं रहे। 30 वर्ष की आयु में जहां वे हुंकार 1938 में प्रकाशित जैसी वीर रस की कविताएं रचते हैं, तो 50 पार करते ही उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान की व्याख्या करने लगते हैं और 60 वर्ष की आयु के बाद हारे को हरिनाम जो 1970 में प्रकाशित हुई हरि के शरण में आ जाते हैं। यदि कादम्बनी क्लब में प्रत्येक माह रामधारी सिंह दिनकर की केवल एक कृति पर ही चर्चा की जाए तो उनके समग्र साहित्य पर चर्चा करने के लिए 5 वर्ष लगेंगे। इसलिए उनके साहित्य के विस्तार में न जाकर आज मैं उनकी एक प्रमुख कृति के कुछ विशिष्टताओं पर ही अपनी बात रखूंगा। सन 1961 में प्रकाशित एवं 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी कृति उर्वशी 5 अंकों का या दृश्यों का एक काव्य नाटक है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त और श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद का अध्याय 14 का श्लोक 15 से 47 एवं अन्य आख्यानों में वर्णित उर्वा और उर्वशी के लौकिक एवं अलौकिक प्रेम संबंधों पर आधारित है। वेद, पुराण, अध्यात्म, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान साहित्य की इस अनूठी कृति को रचने में दिनकर जी को 8 वर्ष लगे थे। दिनकर जी ने अपने काव्य नाटक में बुद्ध तथा इला के पुत्र एवं प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर के चंद्रवंशी राजा पुरुरवा को काल से परे एक सनातन नर का प्रतीक और देवलोक की अप्सरा उर्वशी को एक सनातन नारी का प्रतीक मानकर दोनों के मिलन और विछोह, दैहिक प्रेम से ऊपर उठकर समाधि तक पहुंचने की अवस्था, दोनों के काम, अर्थ और मोक्ष प्राप्ति के द्वंद्वों को रूपायित करते हुए
प्रकृति और परमेश्वर की तरह प्रेम और संन्यास के बीच संतुलन का दार्शनिक पक्ष उजागर किया है। उर्वशी अपरिमित वासना और इंद्रिय कामनाओं का प्रतीक है, तो पुरूरवा इन इंद्रियों से मिलने वाले सुखों, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से उद्वेलित मनुष्य है। पुरूरवा द्वंद्व में है, वह सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, न नर नारी के आलिंगन में संतोष प्राप्त करता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग रहने नहीं देती, और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर ऐसी तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। वे ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जो किरणों से उज्जवल हो, वायवीय हो, इंद्रियों के मार्ग से अतीन्द्रिय धरातल का स्पर्श ही प्रेम की आध्यात्मिक स्थिति है। उर्वशी के तृतीय अंक में उर्वशी कहती है, जब भी तन की परिधि पार कर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते समाधि सुख के निश्चेत शिखर पर, तब प्रहर्ष की अति से यूं ही प्रकृति कांप उठती है और फूल यूं ही प्रसन्न होकर हंसने लगते हैं। और इसके जवाब में ही है, यह गूंगे का स्वाद अगोचर सुख है, कहकर भी उनको कह पाते कहाँ सिद्ध प्रेमी भी, भाषा रूपाश्रित अरूप है यह तरंग प्राणों की। मन के इस द्वंद्व का साकार से उठकर निराकार तक जाने की आकुलता या इंद्रियता से निकलकर अतीन्द्रिय जगत में आंख खोलने की ललक का प्रतीक पुरूरवा है। किंतु देवलोक की उर्वशी द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त है। द्वंद्वों की अनुभूति उसे तब होती है जब वह माता अथवा पूर्ण मानवी बन जाती है, जब मिट्टी का रस उसे पूर्ण रूप से अविष्ट कर देता है। जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देख लेती है, तब अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पक जाग उठता है, कोई कविता सुगबुगाने लगती है, सौंदर्य की कोई तृषा उसे आईने के पास ले जाती है। काम की ये निराकार झंकृतियां ही उदात्तीकरण के सुख सोपान हैं। त्वचाएं स्पर्श के द्वारा सुंदरता का जो परिचय प्राप्त करती हैं, वह अधूरा और अपूर्ण होता है। पूर्णता पर वह तब पहुंचता है जब हम सौंदर्य के निधिध्यासन अथवा समाधि में होते हैं। विकसित और उदात्त हो जाने पर प्रेम मनुष्य को बहुत कुछ वही शीतलता प्रदान करता है जो धर्म का अवदान है। कला, साहित्य और विशेषतः काव्य में भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है, फिर भी श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिक से परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघकर मेटाफिजिकल हो जाती है। पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रहता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुह्य लोकों में प्रवेश करता है। रस के भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृषा है, इसलिए मर्त्य लोक के नाना सुखों में वह व्याकुल और विषण्ण है। उर्वशी देवलोक से उतरी हुई नारी है, वह सहज निश्चिंत भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। पुरूरवा की वेदना समग्र मानव जाति की चिरंतन वेदना से ध्वनित है। मनुष्य की कल्पना का देवता वह है जो जल में उतरने पर भी जल से नहीं भींगता, किंतु मनुष्य तरंगों से लड़ते लड़ते उनसे भींग जाता है और बहुधा लहरों से बहाकर कहीं दूर घाट पर फेंक देती है। तब भी संघर्ष करना मनुष्य का स्वभाव है। वह जल के समान सूर्य की किरणों पर चढ़कर आकाश पहुंचता है और बादलों के साथ पृथ्वी पर लौट आता है। सूर्य की किरणें एक बार फिर उसे आकाश पर ले जाती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घटित इस निरंतर आवागमन से मनुष्य का निस्तार होगा भी या नहीं, पता नहीं। आदमी हवा और पत्थर के दो छोरों के बीच झटके खाता है और झटका खाकर कभी तो कभी उस ओर मुड़ जाता है, कभी प्रेम तो कभी सन्यास। और सन्यास प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, न प्रेम सन्यास को, क्योंकि प्रेम प्रकृति और परमेश्वर सन्यास है।
एक ही व्यक्ति परमेश्वर और प्रकृति दोनों को प्राप्त नहीं कर सकता। उर्वशी पुरूरवा से कहती है, किसने कहा तुम्हें परमेश्वर और प्रकृति ये दोनों साथ नहीं रहते? जिसको भी ईश्वर तक जाना है उसे तोड़ लेने होंगे सारे संबंध प्रकृति से, और प्रकृति के रस में जिसका अंतर रमा हुआ है उसे और जो मिले किंतु परमेश्वर नहीं मिलेगा। मनुष्य काम और अर्थ के साथ साथ मोक्ष भी चाहता है, इंद्रिय सुखों की प्रेम के साथ संन्यास चाहता है, साकार के धरातल से उठकर निराकार के अंबर तक पहुंचना चाहता है, प्रकृति और परमेश्वर दोनों को पाना चाहता है। मृत्यु लोक के मानव का यह सनातन द्वंद रहा है। दरअसल प्रकृति और परमेश्वर की एकता की अनुभूति के लिए संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन चाहिए। संन्यास में समाकर प्रेम से और प्रेम में समाकर संन्यास से बचना जितना कठिन है, संन्यास और प्रेम के बीच संतुलन बिठाना कदाचित उससे भी कठिन कार्य है। दिनकर जी की कालजयी रचना उर्वशी इन शाश्वत सत्यों के विभिन्न आयामों एवं दार्शनिक पक्ष को पृथ्वी के पूर्वा एवं देवलोक की उर्वशी के तन से मन की ओर जाने के प्रसंग के माध्यम से बखूबी रूपायित करती है। ये था उर्वशी के संक्षिप्त बातें। इसके आगे मैं प्रवीण जी से अनुरोध करता हूं कि उनके पास दिनकर जी के ऐसे खजाने हैं जो सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं दिनकर जी के बारे में। मैं चाहता हूं कि वैसे अनछुए अनटच खजाने की कुछ मोतियां निकालें। प्रवीण जी। बहुत सुंदर अवधेश भाई, ज्ञानवर्धक, धन्यवाद। और प्रेम और संन्यास की परिभाषा बहुत अच्छी। सुनते ही जाए ऐसा लग रहा था। प्रवीण जी, उर्वशी किताब ही ऐसी है, आप पढ़िएगा तो लगेगा कि बस खो जाए उसमें। सब भूल गई, आज आपने फिर से वो यादें ताजा कर दी, हरी कर दी। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, लगा मैंने भी कभी पढ़ा था लेकिन आप कुछ याद नहीं। बहुत सुंदर अवधेश जी। बहुत बढ़िया। और प्रवीण जी का प्रतीक्षा है। प्रवीण जी। जी सर, नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है प्रवीण जी। स्वागत है प्रवीण जी। थैंक यू। आप सुनने की सबको प्रतीक्षा रहती है। अरे नहीं, आज क्या निकाल के लाओगे समुद्र में से मालूम नहीं। नहीं अभी आप राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैं। अहिल्या जी, अवधेश जी और विनीता जी को मालूम है, मैं पिछले 2-3 हफ्ते से किस स्थिति से गुजर रहा हूँ। मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी मैं तैयार नहीं था, लेकिन हुआ कि चलिए संक्षेप में कहिए कुछ बातें रखी। जी, बहुत कुछ है इनके पास। अवधेश जी ने उर्वशी की चर्चा की और उससे पहले उन्होंने एक वाक्य कहा था, मैं वहीं से अपनी बात आज आरंभ करता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि दिनकर ने ओजपूर्ण कविताएं लिखी और वहां से वो प्रेम से होते हुए अध्यात्म और फिर हरे को हरिनाम तक आ गए। दिनकर के चरित्र में ये जो द्वंद्व है, इसी द्वंद्व पर आज मैं कुछ बातें रखता हूँ। नॉर्मली एक सामान्य सा विज्ञान का भी नियम है कि जब आप किसी भी चीज का आकलन करते हैं तो आप किसी और चीज के सापेक्ष करते हैं। अगर आप गति की चर्चा करते हैं तो कुछ तो एक कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप अगर आप कोल्हू के बैल को देखें तो जो धुरी है वो कांस्टेंट है और तब जाके बैल उसके चारों तरफ घूमता है। यदि आप सूर्य को देखें तो सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन साहित्य का ये जो सूर्य है दिनकर, इनकी जो अपनी जीवन यात्रा रही है, उस जीवन यात्रा में इनकी जो भी अवधारणा रही हो, इनका जो भी मत रहा हो, या इनके जो भी कुछ कथन रहे हो, उनमें द्वंद्व दिखता है। और वो द्वंद्व इसलिए नहीं है कि इसको किसी गलत तरीके में नहीं देखा जाना चाहिए, वो द्वंद्व इसलिए भी है कि दिनकर को यदि हम महामानव मान लें या हम कहें कि नहीं, दिनकर एक सामान्य मानव नहीं रह के एक सामान्य मानव से ऊपर उठ गए थे, इसलिए हमें ये स्वीकार नहीं है कि वो एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करें।
जबकि काम, क्रोध, लोभ ये सब तो सामान्य मनुष्य के अंग है और दिनकर भी इससे अछूते नहीं रहे। और ये जो द्वंद्व उनके जीवन काल में दिखता है, ये उसी का प्रभाव। कई बार हम लार्जर देन लाइफ इमेज बना लेते हैं लोगों की, और उस वजह से कई बार ये कंफ्यूजन्स होती हैं। लेकिन अगर इस द्वंद्व की बात करें, ये उनके बचपन से चला आता रहा है। जैसा अवधेश जी ने कहा, दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ था। वो जाति से भूमिहार थे, और जैसा आप जानते हैं, भूमिहार का मतलब होता है भूमि ही जिसका हार हो, भूमि ही जिसका गहना हो। ये वो जाति है जिसके नॉर्मली जमींदार प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, सामंती विचारधारा के लोग रहे हैं, और बहुत धनी मानी लोग रहे हैं बिहार में, खास करके बेगूसराय में। लेकिन दिनकर जमींदार परिवार से नहीं आते थे। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे। उनकी कोई बहुत बड़ी उनकी कोई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं, या मैं कहूँ कि खराब था। दिनकर जब पढ़ने जाते थे तो दिनकर के गांव से जो उनके स्कूल की दूरी थी वो बहुत ज्यादा थी, और बीच में उन्हें एक नदी पार करनी होती थी। इसलिए वो अपने स्कूल में सिर्फ दोपहर तक, लंच तक की पढ़ाई करते थे, क्योंकि अगर शाम तक की पढ़ाई करते तो वापस जो स्टीमर जाती थी उनके गांव तक, वो चली जाती थी। तो वो सिर्फ दोपहर तक पढ़ पाते थे, और उसके बाद वो नाव लेके अपने गांव वापस लौट आते थे। इन परिस्थितियों में उनकी शिक्षा हुई। तो ये उनका पहला द्वंद्व था, जहाँ पे जातिगत जो आप समझते हैं कि भूमिहार होंगे तो एक बहुत संपन्न घराने से होंगे, जबकि वास्तविकता जो थी वो इसके इतर रही। एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, जो शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, जो उनकी शादी से जुड़ी हुई। दिनकर ऑब्वियसली अब विद्यार्थी ही थे जब उनकी शादी हुई, और दिनकर की शादी समस्तीपुर जिले में हुई। वहाँ एक प्रखंड है विभूतिपुर, और उस प्रखंड में एक गांव है राघोपुर। तो राघोपुर गांव में दिनकर की शादी तय हुई, और नियत समय पर बारात गांव में पहुंची। और उसी दिन एक दिलचस्प वाकया ये है कि उसी दिन उसी गांव में बेगूसराय से ही दो बारात उस गांव में आई थी, दोनों ही भूमिहार घराने में। खैर, दिनकर जी की बारात समय पर पहुंची, और वहां पर जब गांव में पहुंचे तो लड़की की जो माँ थी, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अपनी बेटी की शादी इनसे नहीं करेंगे। और ये बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। लोगों ने बहुत समझाया कि भाई अरे अब तो सब कुछ हो गया, बारात दरवाजे पे आ गई। और लेकिन वो जिद पे अड़ी रही कि नहीं, एक तो ये दियरा के हैं। बेगूसराय में दियरा वो इलाका है जहाँ सामान्य तौर पर क्राइम ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है। अभी भी बेगूसराय, अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो न्यूज़ में है जहाँ पे गोलियां चली हैं, और अभी भी अपराध का जो ग्राफ है वो अभी भी बेगूसराय में ज़्यादा ही है। तो खैर, लड़की की माँ इस बात पर अड़ी कि हम दिनकर से शादी नहीं करेंगे। एक तो उनकी वजह ये थी, दूसरे उनका कहना था कि दिनकर के पिता नहीं, दिनकर के पिता की मृत्यु बहुत कम, जब दिनकर मुझे लगता है 10 वर्ष के रहे होंगे तभी हो गई। तो उनका कहना था कि नहीं भाई, अगर लड़के के सर पे पिता का साया नहीं है तो हम वहाँ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद भी वो राजी नहीं हुई, और फिर गांव के लोग बैठे एक साथ कि भाई अब इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। और तब जाके एक रास्ता निकाला गया कि जो दूसरी बारात जो आई थी दूसरे लड़के की, उनसे जाके बात की गई कि भाई आप इस घर में शादी कर लीजिए, और आपकी जहाँ शादी होनी है वहाँ दिनकर जी जाके शादी कर लीजिए। और समहाउ सहमति इस बात पर बन गई, और तब जाके दिनकर की शादी जहाँ तय थी वहाँ न होकर के दूसरे घर में जो राम रक्षा ठाकुर साहब थे, उनकी बेटी थी श्यामवती देवी, उनकी शादी कहीं और होनी थी, और वो जाके दिनकर के साथ। तो ये जो द्वंद्व है वो उनकी शादी में भी इसका पीछा छूटा नहीं। उनकी जो साहित्य यात्रा है उसकी चर्चा अवधेश जी ने की कि ओजपूर्ण कविताएं, जिस पर उन्हें बहुत गर्व रहा, जिस राष्ट्रीयता की भावना लिए जो उन्होंने रचनाएं लिखी उस पर उनको बहुत गर्व रहा। और वहां से होते होते अंत तक जो आदमी हमेशा एक हिंसा में नहीं कहूंगा, लेकिन जो आदमी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाने का आह्वान करता रहा,
वो आदमी अंत तक है उसके अपने कारण ही रहे। लेकिन ये भी उनके एक साहित्यिक द्वंद में आता है। दिनकर गांधी और मार्क्सवाद के बीच में फंसे रहे। उनके कई बार उन्हें लगा कि वो गांधीवाद के ज्यादा करीब हैं। उन्होंने गांधी पर बहुत सारी एक तो बापू के नाम से उन्होंने किताब ही लिखी और गांधी पर बहुत सारे लेख भी लिखे। लेकिन दूसरी तरफ अपनी कई रचनाओं में दिनकर ने खुद कहा कि ये जो मेरी पंक्तियां हैं इनसे मार्क्सवाद की बू आती है और लोगों ने कहा कि ये हिटलर या मुसोलिनी की तरफ इशारा करती है। तो दिनकर इन दोनों ध्रुवों के बीच भी अपने आप को फंसा रखे और उनके लिए मुश्किल रहा कि किधर जाए क्या करें। जहां तक बात गांधी की रही, दिनकर ने गांधी का खूब विरोध किया। जब चीन से लड़ाई हुई तो दिनकर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो गांधी जी की अहिंसा की नीति है उस पर चल के हम इतने कमजोर हो गए कि हमने हथियार उठाना और हथियार से लड़ना हम भूल ही गए। अगर ये स्थिति ना आई होती तो आज हमारी स्थिति अलग होती। तो वो गांधी के मुखर विरोधी रहे। लेकिन यही दिनकर है कि गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। एक बापू के नाम से उन्होंने किताब लिखा और उन्होंने बहुत धिकारा जिन्होंने राजनीतिक तौर पर करे और नेहरू से उनके रिश्ते की बात करें तो हम सब जानते हैं कि नेहरू के साथ उनके प्रगाढ़ रिश्ते रहे। भारत एक खोज में दिनकर ने लिखा और बदले में जब दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय लिख रहे थे तो नेहरू ने इनके लिए वो भूमिका लिखी। नेहरू बहुत लोगों का ये मानना है कि राज्यसभा में दिनकर की जो एंट्री हुई वो नेहरू की कृपा से हुई और नेहरू के साथ इनके जो संबंध थे उन संबंधों की वजह से ही इनको राज्यसभा में एंट्री मिली और बात बहुत हद तक सही भी है। लेकिन जिस नेहरू ने इनको राज्यसभा तक पहुंचाया उसी नेहरू के खिलाफ, जिस नेहरू को इन्होंने लोकदेव की उपाधि इन्होंने तो खैर नहीं दी थी, लोग कहते हैं कि दिनकर ने नेहरू को लोकदेव की उपाधि दी, जो गलत है। लोकदेव की उपाधि सबसे पहले रविंद्रनाथ ने दी थी नेहरू को और उसके बाद दिनकर ने वो उपाधि लेते हुए एक किताब लिखी लोकदेव नेहरू और वहां से वो टर्म प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यदि आप चीन की लड़ाई देखें उसमें दिनकर ने नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा, स्पष्ट तौर पर लिखा। उन्होंने एक पंक्ति लिखी 4 लाइन की जिसमें उन्होंने कहा कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है समझो उसी ने ही हमें यहाँ मारा है। और ये जो पंक्तियां थी ये स्पष्ट तौर पर नेहरू के लिए लिखी गई थी। इसके अलावा भी राज्यसभा में भी बोलते हुए दिनकर ने अपनी कविता जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर, ये उन्होंने राज्यसभा में कहा था। तो था उस दायित्व तले दिनकर अपने आप को ऐसा दबा हुआ पाने लगे कि उन्होंने नेहरू के खिलाफ ये पंक्तियां लिखी और उसके बाद इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि दिनकर की इच्छा थी कि उनको राज्यसभा में एक और टर्म मिले जो नेहरू ने उनको नहीं दिया। उसके बाद वो बहुत कोशिश करते रहे कि इंदिरा गांधी के समय भी उनको राज्यसभा का एक टर्म मिल जाए, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद वो इंदिरा गांधी को छोड़ के जयप्रकाश नारायण के पीछे गए और जयप्रकाश नारायण के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी क्योंकि उनको लगता था कि ये उगता हुआ सितारा है और जब ये आएंगे तब जाके मेरा कुछ भला हो जाए। और उसके बाद जयप्रकाश नारायण का भी कुछ नहीं हुआ। तो उस तौर पर दिनकर ने कुछ अपने नुकसान भी झेले जो उनकी कविताएं हैं। यदि समान जो समकालीन उनके कवि थे उनके साथ अगर आप बात करें, मैथिली शरण गुप्त की उन्होंने बहुत इज्जत की। मैथिली शरण गुप्त को दिनकर दद्दा कहते थे। दिनकर ही नहीं, बहुत सारे उनके जो समकालीन थे वो मैथिली शरण गुप्त को दद्दा कहते थे। दिनकर ने खुद कहा है कि मैं उनके चरणों में बैठने को तैयार हूँ और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को तैयार हूँ। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मैं उनके सामने अपना दुलार ऐसे दिखाता हूँ कि मैं हर दिन उनके सामने जिद पे अड़ जाता हूँ कि मुझे कॉफी आप ही पिलाएंगे और इसमें उनका 4 आने से 1 रुपए तक का खर्चा होता है और वो खर्चा करा के मुझे बड़ा सुख मिलता है। तो मैथिली शरण गुप्त के साथ उनके ऐसे बहुत सारे संबंध रहे, लेकिन ये भी सत्य है कि मैथिली शरण गुप्त से उनकी ईर्ष्या भी बहुत रहा। राज्यसभा में दोनों की सीट एक साथ थी, दोनों साथ साथ बैठते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कटुता इस कदर बढ़ गई कि दिनकर ने चिट्ठी लिखी कि मेरा सीट इनके बगल से हटा दीजिए, मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता, और इनकी सीट वहां से हटा दी गई। और मैथिली शरण गुप्त ने गुस्से में कहा था कि तू पूरा का पूरा चांडाल है, और दिनकर ने उन्हें जवाब दिया था कि ठीक है, तो आज से ये चांडाल इस बनिए को तंग नहीं करेगा। स्थिति यहाँ तक आ गई। और जो एक मुख्य वजह रही उसमें ये था कि हो सकता है कि दोनों राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित थे।
और दिनकर को ये था कि भाई जब हम दोनों राष्ट्र कवि हैं, दोनों राज्यसभा में हैं, तो थोड़ी बहुत जो ईर्ष्या है वो एक कॉम्पिटिटिव जेलसी जो है वो दोनों में रही। और इसका नतीजा रहा कि दिनकर ने राष्ट्र कवि के औचित्य पर ही कहा कि भाई राष्ट्र कवि आप किसको कहेंगे, और उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, उसमें अपना नाम भी उन्होंने नहीं रखा, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्र कवि होने पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्होंने कहा कि हमारे जो राष्ट्र कवि हैं वो तुलसी हो सकते हैं, हमारे राष्ट्र कवि सूर हो सकते हैं, सिर्फ राष्ट्रीयता की भावना लिए कुछ कविता किसी ने लिख दी और वो हमारा राष्ट्र कवि हो गया। इस पर अगर ऐसी डेफिनेशन है तो हमें राष्ट्र कवि की जो हमारी धारणा है उसको हमें वापस इस पर देखना चाहिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त से उनके संबंध रहे। बच्चन उनके बहुत प्रिय रहे। बच्चन के साथ बहुत सारी कवि सम्मेलनों में दिनकर गए और बहुत जगह उन्होंने बच्चन के लिए बहुत सारे लेख लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त के लिए तो बजाते उन्होंने किताब लिखी है जिसमें पंत प्रसाद और मैथिली शरण इस शीर्षक से उन्होंने किताब भी लिखा, लेकिन बच्चन के लिए भी उनकी जो उद्गार है वो बहुत जगह उन्होंने बहुत उनकी बड़ाई की है। लेकिन ये भी सत्य है कि बच्चन गांधी का दौर आते आते इंदिरा गांधी और बच्चन की जो नजदीकियां थी, बच्चन इंदिरा गांधी के ज्यादा करीब होते गए और दिनकर दूर होते गए। राजनीतिक तौर पर बच्चन को जो शोहरत उस समय हासिल हुई, दिनकर को वो शोहरत हासिल नहीं हुई। दूसरी बात कि बच्चन को कवि के रूप में जो लोकप्रियता मिली, दिनकर बच्चन प्रेम की कविताएं लिख रहे थे और उसकी जो लोकप्रियता थी लोगों में वो बहुत थी। रात रात भर बच्चन कविताएं सुनाते थे और लोग प्रेम से सुनते थे, जबकि दिनकर की कविताएं ठीक है, उनकी पसंद आती थी, लोग 1, 2, 3, 4 कविताएं सुनते थे, लेकिन दिनकर की प्रसिद्धि का आलम ये नहीं था कि रात रात भर दिनकर कविताएं सुनाए और लोग बैठ के सुने। और इस चीज की भी दिनकर को कहीं मन में ईर्ष्या रही कि मैं या मेरी प्रसिद्धि इस तरह की क्यों नहीं है, या मैं ये प्रेम कविताएं क्यों नहीं लिखता हूँ। आत्मकथा बच्चन ने जब लिखी और उसकी जो लोकप्रियता हुई, उसके बाद मैंने एक अलग से लेख लिखा है, इस बारे में विस्तृत लेख है कि दिनकर ने भी उसके बाद आत्मकथा लिखने की सोची उस प्रसिद्धि को देखते हुए। बच्चन ने जिस तरह अपने आत्मीय संबंधों का दूसरी महिलाओं के साथ खुलासा किया आत्मकथा में, दिनकर ने हिम्मत की कि इस तरह की चीज मैं भी लिखूं, शायद इससे कुछ और प्रसिद्धि मिले। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा भी, लेकिन उस डायरी की सबसे शुरुआती प्रकाशन जब हुई उसमें लिखा, उसके बाद के जितने भी प्रकाशन हुए, चूंकि दिनकर का प्रकाशन खुद का था हस्ताचल प्रकाशन, तो बाद के प्रकाशनों में उन सारे अंशों को हटा दिया गया। आज जो डायरी उपलब्ध है उनमें वो कोई भी अंश उपलब्ध नहीं है जो सबसे पहले वाले अंश में थे। तो बहुत सारा जो काट छांट करने के बाद जो अंश है वो अंश आज हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप देखें प्रेम और काम की जो बात होती है उसमें भी दिनकर की जो द्वंद्व है वो स्पष्ट दिखता है। वो एक तरफ प्रेम और दूसरी तरफ काम, जो हमारे भारत में अवधारणा है गांधी की और ओशो की, कि गांधी एक तरफ ब्रह्मचर्य की बात करते हैं जहां वो कहते हैं कि नहीं आप स्त्री पुरुषों को अलग रखिए, अगर वो पास आएंगे तो फिर वो ब्रह्मचर्य में बाधा है। दूसरी तरफ ओशो कहते हैं कि उन्हें इतना नजदीक कर दीजिए कि उसके बाद उनके दिमाग से काम निकल जाए और उसके बाद वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए। तो ये जो दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, दिनकर इन दोनों के बीच में फंसे रहे। और यदि आप इनके समय समय देखें, इनके आलेख देखें, इन्होंने एक किताब भी लिखी, उस किताब का शीर्षक बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने किताब लिखी विवाह की मुश्किलें, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है। तो वो किताब आप अगर देखें तो उसमें पूरी किताब में उन्होंने यही प्रेम और काम पर ही लिखा है। उन्होंने दिनकर ने एक प्रसिद्ध पंक्ति लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं काम कृत्य के आधिक्य से प्रेम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि प्रेम की मृत्यु काम की कमी से होती है। और इन दोनों के बीच में दिनकर अरविंद से बहुत प्रभावित रहे। उन्होंने अरविंद पर बहुत सारे लेख लिखे, एक किताब भी लिखी। तो यहाँ भी वो जो द्वंद्व है वो परिलक्षित होता रहा। और जैसा अवधेश जी ने कहा कि अंत के समय तक आते आते दिनकर इन सभी चीजों से दूर हटकर आध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे। वो अरविंद के यहाँ गए, उसके अलावा भी बहुत सारे जो उस समय के महात्मा थे उनसे मिले, उनकी शरण में गए और उन्हें शांति नहीं मिली। दिनकर कोई बहुत उनकी उम्र नहीं रही, दिनकर की मृत्यु सिर्फ 66 साल में हुई। लेकिन 60 साल के बाद की जो उनकी परिस्थितियां रही, जब वो भागलपुर विश्वविद्यालय से जब वो सेवानिवृत्त हो गए, राज्यसभा की सीट मिली नहीं, तो उनके पास जो एक आर्थिक समस्या जो उनके शुरुआती दौर में रही वो फिर से वापस मुंह बाए खड़ी हो गई। उनकी पोतियों की शादी नहीं हुई थी। तो ऐसी स्थिति में दिनकर बड़े परेशान रहने लगे और शायद ये वजह रही हो कि वो आध्यात्म की तरफ मुड़े।
और अंत समय में कहा जाता है कि वो इतने तकलीफ में रहे कि उन्होंने वर मांगा और जब वो बालाजी गए वहां जाके उन्होंने बालाजी के सामने बैठ के उनकी इच्छा थी कि हम उनको पूरी रश्मि रथी बालाजी के सामने सुनाए। तो दिनकर बालाजी गए और वहां जाके उन्होंने रश्मि रथी का पाठ किया बालाजी मंदिर में और वहां उन्होंने बालाजी से ये वर मांगा कि भगवान मुझे अब आप अपने शरण में ले लें। और उसी रात उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो 24 अप्रैल 1974 था और उसी रात दिनकर की मृत्यु हो गई। तो ये जो वर मांगा उन्होंने, चलिए उन्हें ईश्वर ने दे दिया। लेकिन सवाल है कि इन सभी द्वंद्वों के अलावा अगर आप दिनकर की व्यक्तिगत जीवन के ये जो द्वंद्व हैं इनको आप एक तरफ कर दें, आप सिर्फ ये देखें कि 66 साल की उम्र में जिस आदमी ने 60 से ज्यादा किताब लिखे हो और उन 60 से ज्यादा किताबों में ऐसी कुछ नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, उन 60 से ज्यादा किताबों की जब आप सूची देखें तो उनमें उर्वशी है, उनमें रेणुका है, उनमें ओंकार है, उनमें कुरुक्षेत्र है, उनमें ऐसी किताबें राइट जो कालजयी। तो अगर आप इन साहित्यिक पैमानों पर दिनकर का आकलन करें तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हम हिंदी पखवाड़े की बात कर रहे थे कि साल में हम एक दिन हिंदी का नाम ले लेते हैं और हमारे अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। मुझे लगता है बहुत कुछ वैसा ही दिनकर के साथ भी होता आया है कि हम इस महीने में दिनकर की बात करते हैं, हम उनके कुछ जो प्रतिनिधि कविताएं हैं वो पढ़ देते हैं, हम रश्मि रथी संस्कृति के 4 अध्याय, कोई बहुत जिज्ञासु हो उदय जी की तरह तो उर्वशी या रेणुका या हुंकार तक पहुंच जाए, उसके आगे तो मुझे नहीं लगता कि जो उनकी 60 किताबें हैं वहां तक कोई पहुंचता भी है या उनके कोई नाम भी जानता है कि चलिए दिनकर ने क्या लिखा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जरा इस सरफेस को पूरे दें, इसके भीतर घूमें। जो हमें कहा जाता है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, तो हम थोड़ा बहुत प्रयास उसका करें और तभी ये हम दिनकर को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। धन्यवाद। मुझे पता नहीं, मैं बिना किसी तैयारी के ऐसी कुछ यहाँ से पता था, मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, उनके प्रेम और उनके कृतित्व पर बताया। आदरणीय अवधेश जी ने काम, प्रेम और संन्यास पर बताया, उनके कृतित्व पर बताया। सो उनका व्यक्तित्व कृतित्व दोनों ही खुलकर सामने आए और बहुत ज्ञानवर्धक रहा। और आपकी जानकारी, आपकी प्रवीण जी की जानकारी कंपैरेटिव स्टडी में बहुत है, हम लोगों को भी बहुत कुछ मिला और सबने कुछ न कुछ सीखा होगा। विनीता जी आप सिर्फ एक स्पीकर और छोटा सा ले लें, उसके बाद इस सत्र को करें। हट करके आपने बताया जो अवधेश जी बोलिए। हमारे पास अजय कुमार पांडे जी हैं, 2 मिनट का समय उन्हें भी दीजिए, और एक कृष्ण मोहन कुमार जी हैं, ये लोग भी अगर कुछ कहना चाहें। अच्छा ठीक है, बुलाइए, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखें। और दिनकर की हारे को हरिनाम, जहाँ दिनकर जीवन में हारने लगे हैं उस संबंध की जो कविताएं हैं वो कविताएं देखने के बाद लगता है कि दिनकर जो एक बहुत जीवट आदमी थे, किस तरह से अपनी हार को कबूल कर, समय के प्रभाव को कबूल। जिस किसी ने भी हारे को हरिनाम पढ़ा है दिनकर जी का, वो दिनकर जी का एक और रूप देखा। तो अजय जी स्वागत है आपका, संक्षेप में अपनी बात रखें। हाँ अजय जी म्यूट पे हैं अभी, फोटो तो दिख तो रहे हैं लेकिन म्यूट पे हैं, शायद नहीं सुन पा रहे हैं, शायद नहीं सुन पा रहे हैं। और दूसरे कौन सज्जन हैं? श्रवण कुमार जी हैं, जे श्रवण कुमार जी। हाँ श्रवण कुमार जी, और एक है कृष्ण मोहन जी। संतोष राजा है वो। अच्छा ये संतोष राजा जी हैं क्या? मोहन जी की जगह मैं ही हूँ, निशी मोहन ही है। कहाँ गए भाई दोनों, श्रवण कुमार जी और अजय जी? नहीं वो संतोष राजा है, श्रवण कुमार जी वो है। अच्छा वो संतोष, अच्छा संतोष राजा है। हाँ कृष्णा मोहन जी हैं, अगर हैं तो उनसे नहीं वो नहीं है, नहीं है। एक जो है उनकी जगह पे श्रवण कुमार जी हैं। ऋषि जी ने कृष्ण मोहन जी का लैपटॉप रखा हुआ है। हाँ जी जी
जी जी। ये अजय कुमार नाम जी गड़बड़ी हैं हो कि रही है। अजय कुमार इसीलिए पांडे जी नाम तो हम नहीं लोग पा रहे हैं? अंत नहीं है, तो अंत में हम लोग म्यूट ज्योति पे जी हैं, से वो सुन सुन लें। नहीं रहे हैं। ज्योति जी, हाँ जी, ज्योति जी, अरे हाँ अभी तो हाँ, नमस्कार। मैं हूँ स्क्रीन पे। ये आइए। सभी ने बहुत कुछ बोला है, मैं इस विषय पर सिर्फ सुनने आई हूँ, कुछ तैयारी नहीं, क्योंकि मेरी थोड़ी हाँ व्यवस्था चलिए, ऐसी है जो कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, इसलिए। नहीं आप दिनकर जी पे तो ऐसे ही बोल सकती हैं, चलिए। हाँ, अच्छा, आगे बढ़ाइए, वो समय नहीं है। तो फिर विनीता जी से हम लोग कंक्लूड करेंगे इस सत्र को। दिनकर जी जी के आज बारे के में बोलना तो और यही है बहुत ना, आज के अच्छा रहा, सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं बहुत आदरणीय विनीता जी। ज्ञानवर्धक दिनकर रहा। जी के बारे में बोलना बस यही है, जो कि हाँ कर लें। शुरू से आगे दिया दिखाना है। अभी 4 पंक्तियां पढ़ के मैं आगे बोलूंगी। उन्होंने लिखा है, ऐसा डिस्टर्बेंस आ रहा है। बोलना है नहीं तो क्या स्पीच आज अहिल्या जी को कम। दो में से तुम्हें क्या चाहिए? दिनकर जी का कहना है, दो में से तुम्हें क्या चाहिए? कलम या विनीता दीदी तलवार? आप कंक्लूड मन में करें इसको ऊंचे भाव सत्र की को। जी हाँ, शक्ति विजय पर। आदेश मिलेगा तो मैं इसको सब हाँ नहीं बिल्कुल, अरे आप सत्र की अध्यक्ष हैं, इस हाँ। प्रथम सत्र के अध्यक्ष हाँ, हैं। मुझे ये जो अवसर दिया अहिल्या बहन जी ने, उसका लिए मैं बहुत 2 मिनट। ज्योति नारायण जी एक कविता पढ़ रही थी। जी आवाज आ जी रही है? बोलिए। मैं योग्य नहीं आग्रह हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ। देखती भी कम हूँ, सुनती भी कम हूँ, पर मैंने पूरी तरह से इसको बहुत एंजॉय किया। और मैं कहूँगी कि आदेश ये सर अवधेश भाई ने जो उनके प्रेम और नहीं, मैं बस एक दो ही पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। ये विनीता जी बोल रही हैं कुछ। बोलिए हाँ, बोलिए बोल रही ज्योति हैं, हाँ। नारायण जी बोलिए। नहीं, मैं बोल चुकी, चाहे सुने ना सुने। नमस्कार, आगे बोलिए। क्या हो गया? हो गया सबका? तो बस कुछ ये कंफ्यूजन है क्या? इसका खत्म करते हैं, इसको दूसरे सत्र को आराम करते हैं। और भी कृतित्व पर बोला, बहुत अच्छा बोला। और आदरणीय प्रवीण जी ने भी उनकी रहे और बहुत अच्छे थे। और मुझे कहाँ गई मीना जी? हाँ सामने दिख रही हैं। अवधेश जी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, मुझे ड्रॉप करना हाँ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, ओके। ठीक है प्रवीण जी। हाँ चलिए। हाँ हाँ मीना जी शुरू कीजिए।